सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के वेतान का एक पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी कमलेश्वर जी की कहानी संग्रह जॉर्ज पंचम की नाक से ली गई है। इस कहानी संग्रह के माध्यम से ही लेखक ने पहली बार महानगर की उलझी हुई जिंदगी की गांठों को सुलझाने का प्रयास किया था। इस संग्रह की कुछ कहानियां जब पत्रिकाओं में छपी तो लेखक के सामने छोटी बड़ी बहुत सारी मुसीबतें आई। तब उन्हें महसूस हुआ कि सत्ता महज कहानियों से नहीं कथ्य से घबराती है। लेखक के मित्र थे एक कथाकार ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी। उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि यदि किसी का दिमाग खराब करना हो तो सच बात कह दो, और यही सब तब हुआ जब लेखक ने यह कहानी लिखी। राजनीति सच्चाई क्या होती है? भ्रष्ट राजतंत्र और नौकरशाही सत्ता द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष प्रतिबंध और उनमें घुटते संघर्ष करते हुए व्यक्ति जिस घुटन से गुजरता है उसी पर आधारित है यह कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। अभी तक हमने रूपरेखा समझी कि कहानी को लिखने का क्या तात्पर्य था लेखक का। अब कहानी प्रारंभ करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो शाही दौरे के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही थी। तो इसकी खबर रोजाना लंदन के अखबारों में छपती थी और अगले दिन वही खबरें भारतीय अखबारों में छप जाती थी। रानी का दर्जी भी बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाने वाली थी, और जब रानी इन देशों में जाएगी तो कब कब और कौन कौन सी पोशाकें पहनेगी, उसके लिए यही परेशानी का कारण था। क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जब जा रही है तो सभी की निगाहें रानी पर रहेंगी, तो उनकी वेशभूषा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए उनका दर्जी परेशान था। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी जो 5000 का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे, तो उनके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ होना चाहिए था। अब बहुत कुछ में क्या होने लगा? देखते ही देखते बिना किसी के कहे अपने आप ही दिल्ली की काया पलट होने लगी। मतलब किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा और अपने आप सारी चीजें होने लगी। इमारतों का श्रृंगार किसी नाजनीन अर्थात किसी नायिका की भांति, कोमल अंगों वाली नायिका की भांति किया जाने लगा। इमारतें बहुत अच्छे तरीके से सजाई जाने लगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली में सब कुछ था लेकिन जो नहीं था वह सिर्फ नाक नहीं थी। अब इस नाक की भी एक लंबी कहानी है, सुनो ध्यान से। बहुत स्थानों पर जॉर्ज पंचम की लाट लगाई गई थी और जिसकी रक्षा भी की जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों को यह गवारा नहीं था कि किसी विदेशी को इतना सम्मान दिया जाए, तो वो उसकी नाक काट देते थे। बाद में जिनकी नाक काट दी जाती थी उन लाटों को अजायब घर में रख दिया जाता था। लेकिन आज कुछ लोगों की नजर पड़ी कि इंडिया गेट वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब है। मतलब उस मूर्ति पर नाक गायब है। अब करे तो क्या करे कि रानी आएगी और लाट पर से नाक गायब मिलेगी तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अब शुरू होता है लाट पर नाक लगाने का सफर। तो चलो अब फटाफट से एक मीटिंग बुलाई जाती है कि मूर्तिकार को फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया गया। ये बोला गया कि जिसने भी ये मूर्ति बनाई थी उसे फटाफट बुलाओ। मूर्तिकार जो कि थोड़ा लालची था उसने कहा कि नाक तो लग जाएगी लेकिन पहले मुझे ये देखना होगा कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो सारी खोजबीन शुरू हो गई, सारी फाइलों को खंगाला गया। जैसे कि पाठ में एक प्रयुक्त पंक्ति है कि फाइलों के पेट चीरे गए, लेकिन राजतंत्र पर करारा व्यंग्य करते हुए कहा गया कि फाइल सब कुछ हजम कर चुकी थी। मतलब फाइलों में कुछ भी नहीं बाकी था, अर्थात फाइलों में ऐसा देखने वाली कुछ भी चीज बाकी नहीं थी। फिर से कमेटी बुलाई गई और सारा काम उन्हें सौंप दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना ही चाहिए। अब मूर्तिकार को फिर से बुलाया कि मैं हिंदुस्तान के हर एक कोने में जाऊंगा और जहाँ कहीं भी ऐसा पत्थर मुझे मिलेगा मैं खोज कर लेकर आऊंगा। तो यही जैसा मूर्तिकार ने कहा ये खबरें फटाफट अखबारों में छप गई। लेकिन मूर्तिकार ने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला लेकिन उसे वैसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। कमेटी के लोग फिर उदास हो गए। लेकिन मूर्तिकार जो कि पैसे से थोड़ा लाचार था, मतलब उसको पैसा चाहिए था, उसके दिमाग में खुराफाती विचार आता है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मीटिंग के जितने भी सदस्य थे सभी ने एक दूसरे की और आंखों आंखों में देखा और फटाफट से कमरे के दरवाजे बंद कर लिए गए ताकि मीटिंग में जो चर्चा हो रही है वो बात बाहर ना जाए। फिर मूर्तिकार क्या कहता है? मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि हमारे देश के महापुरुषों की लाटों पर से किसी भी एक लाट पर से नाक का नाप लेकर और जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दिया जाए। पहले तो थोड़े वो सहमे, लेकिन बाद में आपसी चर्चा के बाद सहमति हो गई और वो चल पड़ा। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का नाप लेकर
दिल्ली से बॉम्बे गया, वहां पे क्या देखा, दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, जहांगीर की नाक टटोली, मतलब वो भी उसकी नाक के जैसी या उसकी नाक की लंबाई जितनी फिट नहीं बैठी। उसके बाद वो गया गुजरात की ओर। गुजरात में किस किस की देखा उन्होंने, किस किस की लाटों की नाक का नाप लिया, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर चला वो बंगाल की ओर। मतलब वहां भी उसे, गुजरात में भी उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर वो चला बंगाल की ओर। बंगाल में किन किन को देखा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय को भी देखा, लेकिन किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक जैसी नहीं निकली। अब फिर वो जाता है बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश गया, वहां पर देखा चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों का नाक के पास गया, लेकिन फिर भी उसके हाथ निराशा ही लगी। फिर वो गया पंजाब, जहां पर उसने देखा लाला लाजपत राय की लाट, वो भी नहीं फिट बैठी। फिर भगत सिंह की नाक भी लंबी निकली। उसे हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। तो वो आया, फिर वापस सारा घूम घाम कर आया और बोला कि किसी भी लाट की नाक जॉर्ज पंचम की लाट जितनी नहीं है, सभी उससे लंबी है। तो ये बात सुन के सारे बहुत ही हताश हो गए और झुंझलाने लगे। तो उन्होंने कहा जैसे भी हो, जब रानी इस देश में आएंगी तो लाट पर नाक तो होनी ही चाहिए। मूर्तिकार फिर कहता है कि सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद बच्चों की उन्हीं में से किसी एक की लाट की नाक लगा दी जाए, लेकिन जाकर देखा और वहां पर बच्चों की नाक का नाप लिया तो पाया कि यहाँ तक कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। राजधानी में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर नाक को किससे लिया है, सम्मान से लिया है, कि यहाँ पर जॉर्ज पंचम का सम्मान हमारे भारतीयों से बहुत कम था। उसकी नाक जो है छोटी थी और हमारे भारतीयों की नाक बड़ी निकली। इसका तात्पर्य है कि भारतीयों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं ज्यादा अधिक था। मूर्तिकार के दिमाग में फिर एक खुराफाती विचार आता है। जल्दी से दरवाजे फिर बंद करवाए जाते हैं और बंद कमरे में ये विचार किया गया कि क्यों न 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक भारतीय की नाक लगा दी जाए। थोड़ी सी कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई और फिर अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। और वह दिन भी आ गया जब जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगा दी गई, यानी कि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लग रही थी। लेकिन अगले दिन क्या देखते हैं कि अगले दिन सारे अखबार खाली थे। कहीं कोई उद्घाटन की खबर नहीं आई, कोई फीता नहीं काटा गया, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, हवाई अड्डे पर किसी का स्वागत नहीं किया गया। सभी अखबार शांत थे और पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि नाक तो एक चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए, लेकिन सभी शांत हो गए। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पर पत्रकारों की भी मानसिकता को दर्शाया गया है कि जो अब तक गुलामी के चक्कर में वो कट पेस्ट वाला काम कर रहे थे ना, कि लंदन के अखबारों में जो खबरें छप रही थी अगले दिन भारतीय अखबारों में छपी मिलती थी। जो कुछ भी हलचल हो रही थी भारत में वो तुरंत अखबारों में छप रही थी। लेकिन कहीं न कहीं वो स्वयं को भी दोष दे रहे थे कि एक विदेशी के सम्मान में हम भी इतना अधिक झुक गए हैं कि स्वयं का सम्मान ही करना छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पत्रकारों ने भी ये की और अगले दिन अखबारों में कुछ भी नहीं लिखा।